कैसे चल रही है आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन? आई होप आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी के सीक्वेंस में एक नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, एग्रीगेट एंड एग्रीगेट सप्लाई का ना। दोनों चैप्टर को मिक्स किए हैं और वन शॉट में ये दोनों टॉपिक सारे आपको करा देना है। इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे तो फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसको समझते हैं ना। देखिए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, डिमांड आपको पता ही है, सप्लाई क्या होती है ये भी आपको पता है, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ चुके हो ना। लेकिन यहाँ हम लोग एग्रीगेट की बात करेंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल ना, तो टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। ठीक, अगर टोटल की बात की जा रही है, टोटलिटी की बात की जा रही है, तो किस चीज का टोटल? अपने इकोनॉमी में टोटल, हमारी इकोनॉमी में कितनी टोटल डिमांड हो रही है उसको एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी सप्लाई कर रही है टोटल उसको एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं। टाइम पीरियड लगा दे रहा है, वन अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एडी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। विच आर डिमांडेड, विच आर डिमांडेड या विच आर परचेज्ड, which are purchased or planning to purchase। ठीक है, और planning to purchase in economy, in economy या given economy की बात कर रहे हैं, जिस इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। परचेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, वन अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आ गई बात आपको? एग्रीगेट डिमांड क्या होगा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया जा रहा है इकोनॉमी में, यानी परचेज किया जा रहा है सभी सेक्टर्स के द्वारा, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, जितने ये लोग गुड्स को क्या कर रहे हैं, या तो परचेज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, वही हमारे क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब देखिए जैसे एग्रीगेट डिमांड में भी हमने क्या कहा कि सारे सेक्टर, तो पहला कौन सा सेक्टर होगा भाई? हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया हमारा। ठीक, दूसरा कौन सा सेक्टर आएगा भाई? प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स होंगे वो होंगे। थर्ड का कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगी। और नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इसको ROW लिखते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर कितने गुड्स को परचेज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर कितने गुड्स को परचेज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, गवर्नमेंट कितने गुड्स को परचेज कर रही है या प्लान कर रही है परचेज करने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितने गुड्स हमारी परचेज की जा रही है या परचेज करने की उनको वो लोग प्लान कर रहे हैं। यही सब हमारा क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर रहा है तो वो कंजम्पशन परचेज से परचेज करता है, तो ये कंजम्पशन हो गया। ठीक, प्रोड्यूसर सेक्टर किस लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर है तो जी लिख दिए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ x माइनस m। ठीक है भाई, तो यही हमारा देखिए एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट बनता है। ठीक, तो AD इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? C यानी हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट जो हो रही है किसके लिए? जी लिखे, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट गुड्स को परचेज कर रही है, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी पूछी जाती है आपसे। ठीक, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी, तो इसको भी समझ लेते हैं इसी के साथ। अब ये ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी क्या है भाई? ठीक है, अगर ओपन की बात करेंगे तो खुला हुआ, किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए अपने दरवाजे खुले, तो हमारी कौन सी इकोनॉमी होगी? ओपन इकोनॉमी होगी। और फॉरेनर्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं तो क्या होगी? हमारी क्लोज इकोनॉमी होगी। ठीक, तो यानी अगर हम यहाँ तक देखें C + I + G, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? अगर इन तीनों को देखेंगे तो ये हमारी क्या है? क्लोज इकोनॉमी है। ठीक, क्लोज इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हमने क्या किया? उनकी एंट्री को बैरी कर दिया है, भाई आप हमारे कंट्री में नहीं आ सकते, तो ये हमारी क्लोज इकोनॉमी। और अगर ये चारों चीजों को उठा लेना तो ये हमारी क्या है? ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेक्टर वाइज इकोनॉमी है
कि 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या है। तो देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में बस ये दो चीजें, ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। 4 सेक्टर इकोनॉमी में ये चारों चीजें, ठीक है। इसको बताने के पीछे क्या एम था हमारा, क्योंकि हमें जो एग्रीगेट डिमांड का जो पढ़ना है, जो इसके कंपोनेंट पढ़ना है, ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है, ठीक है। तो केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम लोग एडी को देखें इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो ये हमारा एडी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, केवल 2 सेक्टर लेना है तो सी प्लस आई, ठीक है। यही हमको ध्यान में रखना है, केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग एडी का शेड्यूल देख लेते हैं एंड एडी का ग्राफ देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एग्रीगेट सप्लाई पे। चलिए ये एडी शेड्यूल है हमारा, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था अभी 2 सेक्टर इकोनॉमी में कि एडी इक्वल्स टू क्या होगी भाई, सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ देखिए ये हमारी इनकम है 0 से 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ये हमारा कंजम्पशन था 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक। यहाँ इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे फिक्स है, ठीक। इन्वेस्टमेंट यहाँ ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि ये मान लेंगे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिक्स है कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 1 साल में कोई हमने चेंज नहीं किया, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो एडी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, सी प्लस आई। तो देखिए 20 प्लस 10 हमने किया 30 एंड सो ऑन, यहाँ तक देखिए आप 60। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो देखिए कैसा ग्राफ बन रहा हमारा। तो ये देखिए हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं इनकम को, ठीक। तो इनकम का देखिए नेचर क्या है, इनकम 0 से 20, 40, 60 वाला लगातार बढ़ रही है इनकम, तो ये हमारी इनकम लाइन हो गई वाई, ठीक है। समझिएगा आप इसको, इनकम हमारी क्या हो गई भाई, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, इसलिए इनकम हमारी हो गई वाई। अब दूसरा हमको क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट को रखते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट देखिए क्या था 10 था और इन्वेस्टमेंट फिक्स है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। ये देखिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बने। अच्छा इस पे हम रख रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखेंगे एंड एडी रखेंगे, ठीक। चलिए इन्वेस्टमेंट देखिए हर लेवल पे 10 ही था, इसलिए हमारा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना, ठीक। अगर आप यहाँ कंजम्पशन लाइन को बनाएंगे, ठीक, तो देखिए कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा ऊपर है, 20 से है, तो ये देखिए कंजम्पशन लाइन है, कुछ इस तरीके से कंजम्पशन लाइन ऐसे जा रही है, ये हमारा हो गया कंजम्पशन, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है एडी को, ये हमारी कंजम्पशन लाइन हो गई, ये हमारी इनकम की लाइन हो गई। अब हमको एडी को बनाना, तो एडी देखिए क्या है 30, यानी कंजम्पशन से थोड़ा सा ऊपर। तो ये देखिए हमारी कंजम्पशन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये हमारा एडी इस तरीके से ऐसे जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया एडी ना। चलिए देखिए ध्यान से समझते हैं एक बार, ये हमारी इनकम की लाइन है, ठीक है, ये हमारी कंजम्पशन की लाइन है, क्योंकि कंजम्पशन देखिए बढ़ रहा है। और फिर यहाँ देखिए जो कंजम्पशन है, ये जो कंजम्पशन लाइन है, ये हमारे इनकम से क्या है ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे सी इक्वल्स टू वाई है, यानी कंजम्पशन हमारा किसके बराबर हो गया, इनकम के। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारी टोटल इनकम क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, ठीक। और ये हमारी एडी लाइन है, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है कि कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, वही डिफरेंस हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट का। कैसे देखिए यहाँ पे कि कंजम्पशन हमारा क्या था 20 था और एडी हमारा क्या था 30 था, बीच का डिफरेंस क्या है 10 का, 10 क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट, यहाँ 25, ये हमारा क्या 35, बीच का डिफरेंस क्या है 10। तो इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या है, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे इक्वल है, इसलिए ये जो कंजम्पशन लाइन होगी एग्रीगेट डिमांड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी, मतलब ये दोनों लाइन कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो हर लेवल पे क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यही हमारा एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल था, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जब हमारी सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है, यानी जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम के इक्वल हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, ठीक। चलिए तो देखिए एग्रीगेट डिमांड देख लिया, एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी देख ली, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल देख लिया, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। चलिए देखते हैं, चलिए एग्रीगेट सप्लाई समझते हैं ना। देखिए तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया कि टोटल
गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और प्लानिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, और प्लानिंग टू प्रोड्यूस, ठीक। अब जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं या तो वो प्रोड्यूस की जा रही है या तो उनकी प्लानिंग की जा रही है, किसके द्वारा? बाय ऑल प्रोड्यूसर ऑफ इकोनॉमी, बाय ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक, हमारे इकोनॉमी के ऑल प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक। कब तक? इन वन अकाउंटिंग पीरियड, इन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। बहुत आसान सा इसका डिफिनीशन है, ठीक है। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के अगर समझोगे तो कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड आप इसको खुद बना दोगे ना, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं। भाई सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। अगर एग्रीगेट को पूछना है तो भाई इकोनॉमी में से जितने प्रोड्यूसर हैं, जितने भी गुड्स की सप्लाई दे रहा है, वही हमारे क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एएस लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए एक जरूरी बात को समझते हैं ना, देखिए जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक, ये क्या करेंगे? ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक। ये हमारा जो भी जितने भी ये लोग प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? टोटल आउटपुट। देखिए आप ये तो समझ रहे हैं ना कि हम लोग पढ़ चुके हैं भाई आउटपुट क्या है, टोटल कंट्री लेवल का आउटपुट क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। देखिए टोटल आउटपुट का मतलब कि जितने प्रोड्यूसर थे हमारे कंट्री के, उन्होंने जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया वो हमारा क्या हो गया? टोटल आउटपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है, फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। फैक्टर पेमेंट हमारा क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन पे जितना पैसा खर्च किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर पेमेंट, ठीक। ये फैक्टर पेमेंट जिसको मिल रहा है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर जो है, जो हाउस होल्ड है, इनको फैक्टर पेमेंट मिला क्योंकि इन्होंने ही तो फैक्टर सर्विसेज दी है। क्यों? हाउस होल्ड सेक्टर ने ही तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी इन लोगों को, तभी तो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। तो अब देखिए यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इनका जो फैक्टर पेमेंट है इनके इनकम के इक्वल है। तो अगर हम लोग इसे फैक्टर पेमेंट को ही तो इनकम मानते हैं, इनकम मेथड में हमने आपको सिखाया है कि जितना भी फैक्टर पेमेंट पे पैसा दिया जाता है इनके लिए तो ये पेमेंट है, इनके लिए क्या है? इनकम है। तो यानी देखिए कॉन्सेप्ट क्या बना कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर ने सप्लाई दिया वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। और ये एग्रीगेट सप्लाई टोटल किसके हो गए? इनके टोटल इनकम के। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या हो गया? वाई, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई वीडियो को आप फिर से बैक ले जाकर फिर से मेरी बात को समझिएगा, आपको ये आ जाएगा, ठीक। चलिए इनकम का एक कॉन्सेप्ट और है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इनकम थी 1000 की, ठीक, इनकम हमारा है 1000 की। तो इनकम का दो ही यूज कर सकते हैं, या तो हम इसको कंज्यूम कर लेंगे या तो इसको हम सेव कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 400 हमने क्या किया? कंज्यूम किया, एंड 600 हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो अगर ये फार्मूला बना है तो y इक्वल्स टू क्या बना? c प्लस एस। इनकम हमारी 1000 थी, अगर इसमें कंजम्पशन 400 को और ये सेविंग 600, यही तुम्हारा फार्मूला बन सकता है y इक्वल्स टू c प्लस एस, ठीक। तो अब y इक्वल्स टू c प्लस एस हुआ, तो यानी यहाँ पे देखिए as इक्वल्स टू y है और y इक्वल्स टू क्या है? c प्लस एस। तो यहाँ पे क्या बन गया? as इक्वल्स टू y इक्वल्स टू c प्लस एस। तो ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या हो गए? c प्लस एस। समझ में आ रही बात आपको? चलिए अब इसका हम लोग शेड्यूल बना लेते हैं और इसका एडी शेड्यूल हमने बना दिया, ठीक। ये हमारी इनकम थी 0, 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। कंजम्पशन हमारा ये है, ठीक। सेविंग हमको निकालना था, सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग क्या? अब देखिए जैसे कि हमारा फार्मूला था y इक्वल्स टू c प्लस एस, ठीक। तो सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, यही हमारा सेविंग बनेगा। यहाँ से हम क्या निकाल दिए? सेविंग निकाल दिए। 0 इनकम थी, ये 80 हमारा कंजम्पशन हो गया, सेविंग हमारी क्या हो जाएगी? -80।
ठीक। एक छोटी सी बात देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि इनकम जीरो होने पे कंजम्पशन 80 है, यानी कि जब इनकम जीरो होती है तो भी हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं उस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसी बेसिक जरूरतें जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये क्या होता है, फ्री इनकम, मतलब इनकम पे डिपेंडेंट ये कंजम्पशन है नहीं, ठीक है। कहाँ से फिर ये कंजम्पशन हो रहा है, डिच सेविंग, जो पहले हमने पैसे बचा के रखे थे अपने पास, सेविंग जो हमने की थी उसी सेविंग से खर्च कर रहे थे, सेविंग हमारी क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा है, ठीक। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं हम। ये हमारा एएस है, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एएस इक्वल्स टू क्या होता है भाई, वाई होता है, और वाई इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारे इनकम की इक्वल होती है। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे एएस हमारा क्या है, 0, 50, 100, 150, 200 एंड 300। इनकम में हमारे क्या है, 0, 50, 100, 150, 200 एंड 300। तो यहाँ से ये बात देखिए प्रूफ हो रही है कि एग्रीगेट सप्लाई हमारे इनकम के इक्वल होगा। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो बस ये हमारा देखिए क्या, ये हमारा इनकम है, ये इस पे अब इनकम को ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब इस y एक्सिस को क्या दिखाएंगे, कंजम्पशन को दिखाता है और सेविंग को दिखाता है, एग्रीगेट सप्लाई को दिखाता है, ठीक। देखिए तो ये हमारा C कंजम्पशन दिखाएंगे, सेविंग दिखाएंगे एंड देन AS को दिखाएंगे, ठीक। चलिए देखिए AS किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। तो यानी ये इस तरीके से ये हमारी लाइन जा रही है भाई, क्योंकि इनकम y इक्वल टू क्या है हमारा AS है, ठीक। ये हमारा AS हो गया, ठीक है। कंजम्पशन क्या है, 80, 90, 100, 110, 120, यानी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं था, तो कंजम्पशन हमारा ये जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हमारी कंजम्पशन हो गई, ठीक। सेविंग हमारी माइनस में थी, तो सेविंग हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया, ठीक। एक बार फिर से देखिए कि ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे क्या है, y इक्वल टू c, सेम वही जैसा पिछला हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसमें देखा था कि जब हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन की इक्वल हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। कुछ बातें और समझिए। यहाँ देखिए क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम हमारी कम है। इस केस में क्या भाई कि इनकम से ज्यादा हमारा क्या है, कंजम्पशन है। यहाँ पे क्या हो गया, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो देखिए यही हमारा क्या था, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आया ही होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनमें प्रोपोर्शनिटी को लेके आता है कि भाई कितने प्रोपोर्शन हम अगर डिमांड को, इनकम के कितने प्रोपोर्शन को हम कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम के कितने प्रोपोर्शन को हम सेव कर रहे हैं, यानी एपीसी एंड एपीएस का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ प्रोपोर्शन की बात करेंगे कि इनकम के कितने प्रोपोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और इनकम के कितने प्रोपोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक। ये देखिए जो भी ये प्रोपोर्शन है ना, वो दो पार्ट में हम लोगों को सीखना है। एक पार्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक। दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। अच्छा यहाँ कंज्यूम को लेते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ठीक। क्योंकि दोनों को साथ में करें तो दोनों अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही साथ हम लोग सीख लेंगे इसको, ठीक। देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ना। अब एवरेज प्रोपेंसिटी में दोनों चीज की बात करेंगे, कंजम्पशन की और सेविंग की। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक। इसमें भी दो चीजें आएंगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन या कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। यही देखिए दो चीज। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझ लीजिए कि अगर बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब है कि इनकम का ऑन एन एवरेज कितना हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब कि इनकम का कितना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनकम का कितना पार्ट हम बचा रहे हैं, ये हमारा क्या बताएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, ये क्या बताएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। और सेव, इनकम के चेंज होने से सेव कितना कर रहे हैं हम, सेविंग कितनी बढ़ रही है, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना। चलिए
हम इनकम को ले लेते हैं कि इनकम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इनकम हमारी क्या है 1000 है, ठीक। कंजम्पशन हमारा 500 एंड देन सेविंग हमारी कितनी 500, ठीक। इनकम हमारी 1000, कंजम्पशन हमारा 500 और सेविंग हमारी 500। अगर हमसे कोई पूछे कि आप ये बताओ कि इनकम का ऑन एन एवरेज कितने परसेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक, तो आप क्या बताओगे कि भाई कंजम्पशन कितना किए और हमारी इनकम कितनी थी, यही बताएंगे। यानी यहाँ पे कंजम्पशन हमारा 500 और ये हमारी इनकम 1000, ठीक है। तो एपीसी हमको यही तो बताता है कि एपीसी क्या हो गया, एपीसी हमको बताएगा कि इनकम का कितना ऑन एन एवरेज आप क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं। तो एपीसी का फार्मूला क्या बना C/वाई। एज सिमिलर अगर एपीएस की बात करें तो एपीएस का फार्मूला क्या बन जाएगा सेविंग इनकम, ठीक है। तो एपीसी एंड एपीएस क्या हो गया हमारा S/वाई। अब देखिए इनका एक और यहाँ पे रिलेशन हमको पता है y इक्वल टू क्या होता है भाई C+S होता है, ठीक है। y इक्वल टू C+S है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों में हम y का डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडेड y। तो ये क्या हो जाएगा भाई y/y, ये क्या हो जाएगा C/y और ये क्या हो जाएगा S/y। y से y कैंसिल, ये हो गया 1। C/y को अभी हम क्या लिख रहे थे एपीसी एंड S/y को हम क्या लिखे हैं एपीएस। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया इनका कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से अगर एपीसी आपसे पूछे तो 1 माइनस एपीएस और अगर एपीएस आपसे पूछे तो 1 माइनस एपीसी, ठीक। ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेल्फ, मार्जिनल अभी क्या पता है कि चेंज को बताएगा। तो इनकम जो चेंज होगी तो चेंज इन इनकम, ठीक। अब जैसे y इक्वल टू C+S होता है तो चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग होगा, ठीक। तो अगर इनका पहले फार्मूला समझते हैं ना तो एमपीसी इक्वल टू क्या होगा भाई कि कंजम्पशन कितना चेंज हुआ। देखिए एपीसी क्या बताता है C/y। अगर चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर एमपीएस की बात करें तो चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। समझ में आ रही बात। चलिए इन लोगों का रिलेशन हम इसी से समझ लेते हैं। अब इन तीनों में क्या करेंगे डेल्टा वाई का डिवाइड करेंगे, ठीक। डेल्टा वाई का डिवाइड करने के बाद देखिए ये डेल्टा वाई अपॉन में ये डेल्टा वाई, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई और ये क्या हो गया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक। ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 1 और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम को क्या बोलते हैं एमपीसी बोलते हैं और चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम को एमपीएस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से अगर एमपीसी निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस और अगर एमपीएस आपसे पूछेगा तो 1 माइनस एमपीसी, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखिए यही थे प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूमर से। अगर एवरेज की बात करेगा तो दो रिलेशन एपीसी एंड एपीएस का और मार्जिनल पूछ रहा है तो एमपीसी एंड एमपीएस का। दोनों का देखिए फार्मूला ये है, डेरिवेशन ये है, अच्छे से इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम चलता है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन दोनों है क्या एग्जैक्टली, तो देखो दोनों क्या है भाई फंक्शनल रिलेशन है। किसके बीच में, अगर कंजम्पशन फंक्शन की बात करेगा तो कंजम्पशन एंड इनकम और अगर सेविंग फंक्शन की बात करेगा तो किसकी बात करेंगे सेविंग एंड इनकम, ठीक है। दोनों सेम चीज है। एक का क्या है भाई अगर कंजम्पशन की बात कर रहा है तो कंजम्पशन और इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग और इनकम के फंक्शनल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं सेविंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक। देखिए कंजम्पशन फंक्शन को समझते हैं। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का क्या है इसके बारे में देखिए क्या है, ठीक। देखिए हमारे जो भी कंजम्पशन होती है ना, हमारा जो सी होता है कंजम्पशन, दो तरह के कंजम्पशन हमारे होते हैं। एक हमारा क्या होता है जो फ्री फ्रॉम इनकम, ठीक। इसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट कंजम्पशन होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो इनकम पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक।
अब दोनों आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से एक बार देखिएगा। देखिए फ्री फ्रॉम इनकम यानी ऐसा कंजम्पशन जिसका इनकम से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप अभी पढ़ चुके हैं कि इनकम जीरो हो रही है लेकिन फिर भी कंजम्पशन हो रहा है। कौन से कंजम्पशन की बात कर रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन की। इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब कि हमारी जब इनकम बढ़ेगी तो हम उस चीज को कंज्यूम करेंगे, हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी हम उस चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे। ये टोटली डिपेंडेंट किस पे है भाई? हमारे इनकम पे। ठीक, तो देखिए जो इंडिपेंडेंट कंजम्पशन होता है, जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? चाहे सी बार बोल दीजिए आप, चाहे सी जीरो बोल दीजिए, चाहे आप इसको ए बोलिए। समझ में आ रही बात? देखिए ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन को या तो आप सी बार से भी दिखा सकते हैं, सी जीरो से भी दिखा सकते हैं और स्मॉल ए से भी दिखा सकते हैं। और प्लस इंड्यूस कंजम्पशन, देखिए इंड्यूस कंजम्पशन क्या था कि ये कंजम्पशन हमारे किसको दिखाएगा? हमारे चेंज को दिखाएगा कि हमने इनकम के चेंज होने से कितना क्या किया? कंजम्पशन अपना बढ़ा दिया। तो यानी कि अभी हम लोग पढ़े थे क्या है वो? एमपीसी है। समझ में आ रही बात आपको कि भाई एमपीसी क्या बताता है? एमपीसी हमको यही नहीं बताता था कि हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है हमारे इनकम के चेंज होने से। हमारा एमपीसी इंड्यूस कंजम्पशन के लिए, और इनटू में वाई यानी इनकम का कितना पार्टीशन है यहाँ पे। तो देखिए यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन बना। इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू सी बार प्लस, या एमपीसी के लिए हम क्या लिख रहे हैं? बी और ये वाई। तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू में वाई। सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बी हमारा क्या है? एमपीसी है, और वाई डिनोट किसको कर रहे हैं? हमारे इनकम को कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब सेविंग फंक्शन को देखते हैं। जब हम लोग समझते हैं ना, देखिए इनकम इक्वल्स टू क्या होती है भाई? सी प्लस एस। यहाँ से अगर हम सेविंग को निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था सी क्या होता है भाई? तो सी की जगह पे हम रख सकते हैं सी बार प्लस बी इंटू में वाई। अभी हम लोगों ने ये चीज को पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, देखिए इसको और अच्छे से करते हैं भाई। तो वाई माइनस ये सी बार बाहर आएगा तो माइनस सी बार, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू में वाई। ठीक, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को पहले लेके आता है तो माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन पहले आ गया, और प्लस ये वाई प्लस में तो वाई माइनस ये क्या हो जाएगा? बी इंटू में वाई। ठीक है, देखिए इसको अब ये इसको हम यहाँ पहले कर दिए, ये पॉजिटिव था इसको यहाँ पे कर दिए। तो ये देखिए माइनस सी बार और प्लस, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? वाई को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस बी। ठीक, तो ये हो गया माइनस सी बार प्लस वाई और 1 माइनस बी, और बी हम लोग क्या रखे थे? बी इक्वल टू रखे थे भाई एमपीसी को। अभी कंजम्पशन फंक्शन में क्या रखे थे? एमपीसी को, और हमको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस ये दोनों क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो अगर एमपीएस यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी। तो ये जो बी हमारा एमपीसी है यानी 1 माइनस एमपीसी है, तो ये हमारा क्या हो गया? एमपीएस। तो यही हमारा सेविंग फंक्शन बना। तो सेविंग फंक्शन क्या बना भाई यहाँ पे कि सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू में वाई। ये हमारा क्या बन गया? सेविंग फंक्शन बन गया। चाहे आप ये फार्मूला रख लो सेविंग फंक्शन का, चाहे आप ये रखो, दोनों फार्मूले सही है। तो देखिए यही हमारा सेविंग फंक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि इट इज द रेशियो इन चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज हो रहा है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। यानी इन्वेस्टमेंट अगर हम चेंज करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो इनकम में कितना चेंज होगा। यही हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए ये क्या? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लिखते हैं के से, के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए एक फार्मूला इसका ये हो गया। दूसरा डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। देखिए y इक्वल्स टू क्या होता है? c प्लस आई। ठीक, क्योंकि हमको पता है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम क्या कर रहे हैं? i की जगह पे सॉरी s की जगह पे क्या रख दे रहे हैं? i रख दे रहे हैं। ठीक, तो चेंज इन इनकम भी बराबर होगी किसके? चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी ना। जैसे y इक्वल्स टू c प्लस आई है तो चेंज इन इनकम भी बराबर होगी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, अब यहाँ से अगर चेंज इन कंजम्पशन को इस साइड भेजें तो ये क्या होगा हमारा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। ठीक, चलिए अब इसी वैल्यू को इस फार्मूला में पुट अप करते हैं। तो यहाँ हमारा फार्मूला क्या था? k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक, इसको हम और डेरिवेट करते हैं तो देखिए डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई की जगह हम क्या रखेंगे? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक,
समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर रहे हैं, डेल्टा वाई का डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग डेल्टा वाई। ठीक, तो ये हमारा बन गया डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, ये ऊपर में डिवाइड किए, नीचे डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई इसके लिए, और माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने डेल्टा वाई का डिवाइड किया, तो पहले ऊपर में किया तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई लिखा, और नीचे में दोनों टर्म में करना है तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई और फिर डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इसको आगे देखेंगे, देखिए ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो ऊपर तो हो गया हमारा 1, नीचे देखिए ये क्या हो गया, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई ये भी कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया 1 माइनस, अब डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम नोन एज एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इक्वल्स टू क्या बन गया, एक फार्मूला 1 माइनस एमपीसी, या इसे आप लिख सकते हैं के इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी को क्या बोलते हैं हम, एमपीएस। तो देखिए ये इसके फार्मूले बनेंगे इसके, चाहे के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई लिखिए, चाहे के इक्वल्स टू 1 माइनस एमपी 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी लिखिए, या 1 अपॉन में एमपीएस लिखिए। तो देखिए यही हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में यही सारे लगभग फार्मूले थे। इसको पूरा शॉर्ट में बनाने की कोशिश किए हैं। इसको लास्ट मोमेंट पे आप ये पूरा एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरे आपके फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक में दिए हैं उसे भी आपको करना है। जो कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको एक बार देखने के बाद ना, ये सारे फार्मूले देखने के बाद एक बार बुक से आप इसके न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा ना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बहुत आसान होते हैं, सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं। आप उस न्यूमेरिकल को एक बार कर लीजिएगा। अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो आप उसे आज ही कमेंट करो, मैं आज ही इसको देख के आपके कमेंट को सॉल्व करके भेज दूंगा। इसका न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस इससे रिलेटेड टेबल को भी भरने के लिए आ सकता है, टेबल को फिल करने के लिए भी आ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर से कराइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। To an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that